Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we are with the new lecture series on the part B section of JNU Environmental Science paper that came in 2020. ठीक है, तो ये 2020 का नया जो हमारा कुछ क्वेश्चंस जो बाकी हैं उन चीज़ों पे हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यूसी नेट का एग्ज़ाम जो है अब वो मात्र 3 दिन का ही रह गया है। तो आप सबको जैसे पता है कि आपको ये जो क्वेश्चंस करने हैं वो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करने ही है, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपका कंसेप्ट बिल्डअप होता है। बिना क्वेश्चन किए तो आप बिल्डअप कर नहीं पाओगे। तो आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो बाकी हैं उनको हम अगेन डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर सीइंग हियर, इट इज आस्किंग अबाउट द गुड ऑब्जर्वर आर गुड एमिटर्स। ये क्या बताना चाहता है कि कोई भी चीज अगर वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर रही है जितना अच्छे तरीके से, उसी तरीके से वो उसको एमिट भी करेगी, उसको रेडी निकालेगी भी अपने अंदर से। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट था, ये जो स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय व्हिच लॉ? देयर हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ दैट इज रिलेटेड टू आइदर सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, इन सब चीजों पे बेस्ड है। सो ये बोलता है दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज। ठीक है, तो स्टीफन लॉ नहीं होगा क्योंकि स्टीफन लॉ भी आपको पता है, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आप पढ़ चुके हैं एंड प्लैंक्स लॉ भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर जो था वो क्रिचफ्स लॉ था। बट आइए जानते हैं कि इसका जो हर जो ऑप्शंस हैं वो क्या समझाता है। ये जो लॉज हमारे दिए हुए हैं, इन लॉज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम अगेन इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो लॉ है वो था स्टीफेंस लॉ। तो स्टीफेंस लॉ का क्या बोलना है, इसको हम ऑल्सो नोन एज बोलते हैं स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, तो इसको हम स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है? इट टेल्स दैट द टोटल पावर पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल पावर पर यूनिट सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ एन ब्लैक बॉडी। देखो, लाइन बाय लाइन पढ़ो ऐसे अंडरलाइन करते हुए, ऑफ एन ब्लैक बॉडी एट ए thermodynamic temperature T is directly proportional to the T to the power 4। ठीक है, T to the power 4 आया समझ में? तो टेम्परेचर टू द पावर 4 जो है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है? हमारा जो टोटल पावर पर यूनिट सरफेस एरिया होता है। ठीक है, जो कि हमारा इंटेंसिटी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे वो वैल्यू लिखता है उसको J। J इज द ब्लैक बॉडी रेडियंट एमिटेंस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा T टू द पावर 4। ठीक है, J इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। तो यहाँ पे जो आपको ये सिग्मा दिख रहा है इसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 5.6704 इंटू 10⁻⁻8 वाट मीटर स्क्वायर -2। ठीक है, के टू द पावर -4। यहाँ पे के जो है वो केल्विन है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एम तो मीटर -2 है और जो ये है डब्ल्यू है वो वाट है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है वो टी है। तो आपको समझ में आया? तो यहाँ पे आप एक तरीके से ये देख सकते हो कि जो इंटेंसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर टू द पावर 4 है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि किसी भी वस्तु पे अगर कोई टेम्परेचर ड्यू टू सोलर रेडिएशन वहां पे पड़ रहा है, ठीक है, तो जो सोलर रेडिएशन के वजह से जो आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जनरेट होता है उसकी टू द पावर 4 जो होती है वो इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल होती है। मतलब सोचो इंटेंसिटी जो होता है वो कितना ज्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर होगा उसकी टी टू द पावर 4 टाइम्स उसकी इंटेंसिटी होगी। तो ये जो है ये स्टीफेंस लॉ हमको समझाता है। आया समझ में? नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है वाइन्स लॉ, जिसको हम वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं। तो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की हम अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें ये बता क्या रहा है कि जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये आपको दिख रहा है।
उसकी जो पावर डेंसिटी है वो भी आपको दिख रही है, यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप ये देख सकते हो कि हर वेवलेंथ का अलग अलग क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर है। आप ये देख सकते हो कि हर वेवलेंथ जो है अलग अलग टेम्परेचर पे उसका जो पावर की डेंसिटी है वो अलग है। समझ में आया? तो जो लैम्बडा मैक्स है, ठीक है, सपोज करो कि हर एक पर्टिकुलर रेडिएशन का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो बहुत ज्यादा दूर तक पहुंचता है, ठीक है। उसकी जो लैम्बडा होती है, वेवलेंथ होती है, बहुत पिक पोजीशन पे होती है, जिसको हम बोलते हैं द वेवलेंथ ऑफ द पिक ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से वो रिफ्लेक्ट होता है तो उसका एक लैम्बडा पिक वैल्यू आता है। तो वो जो लैम्बडा पिक वैल्यू इनटू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जब करोगे, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कांस्टेंट देता है, जिसकी वैल्यू है 2898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी आपको पता चल गया। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपका वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बना हुआ है। आइदर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आपका लैम्बडा होता है वो 2.898 इंटू 10⁻³ जो कि वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का कांस्टेंट है, मीटर केल्विन अपॉन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ समझाता है। फिर अगर हम बात करें कि इन फिजिक्स प्लैंक्स लॉ जो होता है डिस्क्राइब करता है स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर T where there is a no net flow of matter or energy between the environment and the body। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला भी देख सकते हो, ये है वो फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे ये 2 पाई प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू C जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दी रखी है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल केल्विन, ठीक है। फिर क्या होता है कि एवरी फिजिकल बॉडी स्पॉन्टेनियसली एंड कंटिन्यूअसली emits the electromagnetic radiation and the spectral radiance of the body B describes the spectral emissive power per unit area सॉलिड एंगल ऑफ ए पर्टिकुलर रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या बताता है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लैंक्स कांस्टेंट आपको ये दिखा रहा है कि जो आई लैम्बडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा टू द पावर 5 के लिए, ठीक है, लैम्बडा टू द पावर 5 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक तरीके से आपका बस प्लैंक्स रेडिएशन का फॉर्मूला है, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व को समझाता है। So the relationship given by the Planck's radiation law given below shows that with increasing temperature the total radiant energy of the body increases, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेडियंट एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड द पीक ऑफ द इमिटेड स्पेक्ट्रम शिफ्ट्स टू द शॉर्टर वेवलेंथ। आया समझ में? अब ये कैसे होगा देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर T है, ठीक है, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, T जितना कम होगा, ठीक है, E उतना हाई होगा, और E जितना हाई होगा, ठीक है, -1 है, तो -1 होगा तो वो उसकी वैल्यू जो है उतना कम होगी। जितना नीचे वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी उतना आपका जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो बॉडी का जो टोटल रेडिएंट एनर्जी है वो भी आपका बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपका ई बनेगा, उतना ज़्यादा आपका जो छोटा वाला नीचे वाला पोर्शन है वो कम होगा, जितना कम होगा जितना आपका आई का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अगेन आ सकता है, या तो ये क्वेश्चंस अगर आप नहीं भी आएगा तो भी आपको इनके बीच के रिलेशंस जो है वो अगर पता होंगे तो आप डेफिनेटली इनके स्टेटमेंट फॉर्म्स में जो आंसर आने वाले हैं असर्शन रीजनिंग में उसको आप आंसर कर सकते हो। प्रोबेबली यही है, क्योंकि यही आपकी कहानी होती है, इसी तरीके से आपको आंसर करना होता है, ठीक है। अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा आंसर था वो क्या था, अकॉर्डिंग टू क्रिचर्स लॉ of radiation, the good heat observers are good heat emitters। सीधी बात है। Thus for a given temperature the absorption coefficient of a body is equal to the emission coefficient of the body। ये उसने बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, ये प्रपोज्ड बाई गुस्ताव क्रिचॉफ है, ठीक है, 1859 में इन्होंने दिया था। एट थर्मल इक्विलिब्रियम वो बोलते हैं द एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी इक्वल्स टू इट्स एब्जॉर्बिविटी। ए गुड ऑब्जर्वर इज ए गुड एमिटर, ये उनके स्टेटमेंट्स है। ए गुड रिफ्लेक्टर इज ए पुअर एमिटर, ठीक है। जैसे कि
emergency thermal blanket. If a material is capable of absorbing a particular frequency, it follows that it will be a good emitter at the same frequency. ठीक है, नियरली एन अप्रोक्सीमेशन फॉर रियल सरफेस. ठीक है, रियल सरफेस में ये होता नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें रिफ्लेक्टिविटी होता ही है, बट जो किर्चॉफ्स लॉ का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है. एब्जॉर्बेंस जो होता है वो इमिसिविटी के बराबर होता है एट ए पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एंड एट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये वो चीज वो समझा रहा है, जो कि हमारा किर्चॉफ्स लॉ का मेन लॉ का जो डेफिनेशन है वो ये था. तो इस वजह से आपको ये जो लॉज हैं इनके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए था. जितना आना चाहिए एग्जाम में उतना तो मैंने आपको समझा दिया है. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जाम. सो आई थिंक कि ये वाला पोर्शन जो है ये कवर अप हो गया है. ठीक है, ये थर्मोडाइनेमिक्स से ही रिलेटेड था सारा जो भी था. ठीक है, आगे चलते हैं. तो ये जो क्वेश्चन था ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. और क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स आएंगे तो भाई अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे. अब अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ साथ कुछ इजी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. तो क्योंकि ये इजी न्यूमेरिकल है तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग खटाने की जरूरत नहीं. इसे क्या बोलता है, ए सैंपल ऑफ एयर हैज ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 60%. गिवन दैट द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर of the water is 2260 pascal, calculate the vapor pressure of the air at 20 डिग्री सेंटीग्रेड. सिंपल क्वेश्चन. तो इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला देखो उसमें क्या दिया है, एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इनटू 100. ठीक है, तो 60 अपॉन 100. ठीक है, आ गया हमारा इनटू इक्वल टू एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन 226. यहाँ पे 226 इंटू 60 इंटू 100 कर दिया अपॉन 100 कर दिया. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 226 इंटू 6 आ गई जिसकी वैल्यू थी 1356 पास्कल. बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है आपका ड्यू का फॉर्मेशन. ड्यू का फॉर्मेशन होता है कब, जब RH इक्वल टू 100% हो जाएगा. ठीक है, तो उस जगह पे ड्यू का फॉर्मेशन होता है. तो ये एक तरीके से ड्यू फॉर्मेशन के पैरामीटर्स को भी समझाता है. कौन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो ड्यू के फॉर्मेशंस को भी समझाता है. तो ये इतना कॉन्फिडेंटली इसके आंसर्स में देना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हैं तो इसके एग्जांपल्स भी अच्छे होते हैं और काफी इजी क्वेश्चन आता है. ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है. इफ यू थिंक लिटिल बिट यू कैन आंसर इट वेरी वेल. ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बढ़िया है. आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोलता है ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर मार्क इंपॉर्टेंट है. तो ये 2 मार्क जो है आपका CFC से आ रहा है. तो CFC का ये जो 2 मार्क है इसको तो भाई अच्छे से पता कर लो. CFC 113 जो है इसका वैल्यू कैसे निकालना है इसको अच्छे से पता कर लो, तभी आप आंसर बना सकते हो. चलो मैं बताता हूँ इसका जो क्या बोले तो ट्रिक. ट्रिक नहीं बोलते हैं, ये इसका वे है. ठीक है, निकालने का फॉर्मूला, निकालने का वे टू फाइंड फॉर्मूला. सो ये इट इज वेरी इजी. तो आप देख सकते हो यहाँ पे CFC 113 दिया है. तो 113 में सिंपली आप 90 ऐड कर दो तो आपकी वैल्यू आएगी 203. ठीक है, जिसमें जो पहला जो है उसको D डिनोट करो, दूसरा को E डिनोट करो, तीसरे को F डिनोट करो. तो D जो होगा वो आपका होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. E जो होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. F जो होगा नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितना होगा उसका भी फॉर्मूला है. देखो 2D प्लस 2, याद रखो 2D प्लस 2 माइनस E माइनस F. पहला कार्बन देखो सिस्टमेटिकली याद रखो CHF. ठीक है, पहला कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर फ्लोरीन फिर आपका नंबर ऑफ क्लोरीन एटम पे जाना. ठीक है, तो 2D प्लस 2 माइनस E माइनस F ये आपका क्लोरीन एटम का फॉर्मूला है, जिसको मैंने डाला क्योंकि यहाँ पे दो क्या थे, कार्बन एटम थे. 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन एटम 0 माइनस 3 जिसकी वैल्यू 3 आई.
तो जो मॉलिकुलर फॉर्मूला बना वो बना C2F3Cl3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कार्बन एटम, ठीक है, फ्लोरीन एटम 3 जो कि है, 3 फ्लोरीन एटम दिख रहे हैं, एंड क्लोरीन एटम ऑल्सो 3। तो पहला वाला मेरा आंसर था डेफिनेटली। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, इफ यू नो द आंसर्स तो आप आंसर्स अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, ब्रोमीन्स के भी हैं, ब्रोमोफॉर्म्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आते हैं एग्जाम में, तो वो भी फॉर्मूला अगर आता है तो उसका भी एक अलग फॉर्मूला है जिसको आपको स्टडी कर लेना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई गलती मत करना भाई, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसमें मार्क्स आने जरूरी है आपके। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू शुड get some good marks in this kind of questions. Okay, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमको पूछता है कि हाइपरथर्मोफाइल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रिफर ए टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ, देखो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एक्सेस ऑफ। तो मैं थोड़ा हाइपरथर्मोफाइल, थर्मोफाइल दिया तो थर्मोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइपरथर्मोफाइल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव्स इन एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस, that is 140 degree Fahrenheit and upwards. An optimal temperature for the existence of hyperthermophile is above 80 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्टिमल जब बोल दिया, ठीक है, तो इन एक्सेस, इन एक्सेस मतलब एक्सेस में 80 डिग्री से ज्यादा में भी वो रह सकता है, तो इसलिए इसका आंसर जो था वो 80 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि ऑप्टिमल टेम्परेचर वहां पे बताया। तो ये आप एक फिगर देख सकते हो जो कि था हाइपरथर्मोफाइल ऑर्गेनिजम्स के हैं। ठीक है, देखो कैसे दिखते हैं ये। देखो ये तो नेचर की देन है, तो नेचर की देन है तो आपको जरूर नेचर की देन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन इट्स पार्ट। तो दिस आर दी हाइपरथर्मोफाइल ऑर्गेनिजम्स। आई होप कि एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स से इस बार जेआरएफ और नेट की जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको क्लियर कर सको। ठीक है, तो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ यू got this lecture very well and have some doubts, definitely ask before going to give the exams, and all the best for the coming exams. Have a nice day.